Okay. So last class we have discussed public speaking type क्या है, ठीक है, टाइप क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग का, प्लस यहाँ पर आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, ठीक है। whenever you are speaking in public you have to think of those things, ठीक है। आपको सिंपल रखना है, अपना आइडिया जो भी डाटा आप देना चाहते हैं पब्लिक को, उनके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, उस चीज को आपको बहुत ही सिंपल रखना है, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए, आपकी ऑडियंस समझ पाए, आपकी ऑडियंस को कोई डाउट ना हो। Second thing you have to keep in mind is you have to take care of the data in your, you can say कि आपका starting जो होता है, आपका introduction और आपका conclusion, ये दो ऐसे पार्ट होते हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्योंकि आप जब इंट्रोड्यूस करते हो, द फर्स्ट मिनट यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड द टॉपिक इटसेल्फ, उस टाइम आपकी जो ऑडियंस है वो आपके टॉपिक को जज कर रही है, यानी कि क्या क्या चीजें उस पर डिस्कस की जाती हैं वो सोच रही हैं, प्लस दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। देखिए आप क्या एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक के बेस, ठीक है। Second thing, जब आप कंक्लूड करते हैं, when you are giving a conclusion, if you are not including the opinion of your own opinions, आपने खुद के opinions नहीं डाले हैं उसमें, या फिर आपने कंक्लूजन में या ये चीज नहीं बताई कि आपने डाटा जो भी डाला वहां पर बॉडी ऑफ द स्पीच में उस सभी चीजों को कंक्लूड अच्छे से नहीं किया, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, वो सभी उनके दिमाग से स्लिप कर जाएंगी, वो कभी भी उन चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं। इफ यू प्रोवाइड अ प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर कंक्लूजन फॉर दिस, तो उस टाइम आपका यहाँ पर क्या रहेगा, बच्चे अगर कैमरा किसी को ऑन करना है तो सही से बैठकर जिस तरह आप क्लास करते हैं उस तरह आप कैमरा ऑन करेंगे। स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। एंड अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने इस तरह कैमरा घुमाने के लिए, यहाँ पर रूम दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया, तो मैं उसे सस्पेंड कर दूंगी 1 हफ्ते के लिए। उससे ज्यादा के लिए चाहिए तो आप दोबारा वो हरकत कर सकते हैं ऑब्वियसली। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन होता है एंड योर इंट्रोडक्शन, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डिस्कस while you are giving any public speaking, ठीक है। आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं वहां पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस यू हैव टू मेक मेमोरेबल मूवमेंट्स। मेमोरेबल मूवमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसी चीजें बोलनी है, मान लीजिए आपने कोई स्टोरी सुनाई, कोई ऐसी स्टोरी सुनाई जिसको सुनकर आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो गई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गई, ठीक है। या फिर आपने कोई ऐसा मोटिवेशनल आप कह सकते हैं स्लोगन बोला या कोटेशन बोला। बात करने के लिए बैठे हुए यहाँ पर, क्लैप करिए। तो वी आर डूइंग हियर व्हाट, आप यहाँ पर कोई स्लोगन बोल रहे हैं, कोई कोटेशन बोल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ऑल दोज थिंग्स विल बी वेरी इंटरैक्टिव, प्लस योर ऑडियंस विल रिमेंबर दोज थिंग्स। आपकी पूरी स्पीच याद रहे ना रहे, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपने स्टोरी के थ्रू या रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू या फिर स्लोगन के थ्रू कन्वे करने की कोशिश की है, वो सभी चीजें आपकी ऑडियंस को हमेशा याद रहेंगी। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर डूइंग एनी पब्लिक स्पीकिंग। So since we already know that face-to-face communication is the best mode of communication, आपका जो चैनल होता है face-to-face चैनल वो सबसे बढ़िया होता है, उसमें भी हमने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पढ़ लिया। नाउ द मोस्ट easiest way to learn public speaking is through speech. स्पीच के थ्रू हम यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग जो है बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेट मी टेल यू दिस हियर through a written format so that you know what all things I'm speaking here. Yes. All right. Let me admit the student. Yes. तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको स्पीच, मैंने बताया कि स्पीच एक ऐसा चीज है जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं बताती हूँ। स्पीच हम क्यों करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? रेज योर हैंड ऑल दो स्टूडेंट्स और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। गिव मी द रीजन व्हाई speak, deliver speech, or why do you present a speech in front of your audience? Yes, Ujjwal. Let me just allow you. Yes. Ma'am, to share some knowledge or to give some information on the topic.
Okay, so this can be one of the reason why you want to deliver a speech. Anybody else? Anybody else who would like to tell me why you deliver a speech? Yes, बच्चे बोलिए. Roll number 115. To convey a message. To convey a message. Okay. Right. We have here Saurav. Yes. Ma'am, describe our thoughts. Okay, चलिए. Describe your thoughts. So all these reasons that you are saying here, आप लोग जो भी यहाँ पर आप बोल रहे हो reasons, वो सारे reasons सही हैं, and इन सभी reasons का हम यहाँ पर use करते हैं when we are providing और when we are delivering a speech. लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखिए कि जब हमने definition पढ़ा था public speaking का, तो public speaking के definition में क्या था? When we do public speaking, that is, it is an act of speaking to influence, to inform or to entertain your listening audience. ठीक है? तो ये चीज हमारी जो तीन मोटिव होती है, तीन बेसिक मोटिव होता है हमारा यहाँ पर कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग करने का, ये तीनों बेसिक मोटिव जो होते हैं ये हम स्पीच में बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं. ठीक है? क्यों कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए या फिर रीजन बताए गए, बच्चों ने बताया जो रीजन. पहला रीजन ताकि हम इन्फॉर्म कर सके, जो नॉलेज है वो शेयर कर सके, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हम शेयर कर सके. ठीक है? वो सारी चीजें हैं. बच्चे बात को थोड़ा कम कर लें. तो यहाँ पर आपकी वो सारी चीजें जो है, जो हमारा फर्स्ट मोटिव होता है पब्लिक स्पीकिंग का, वो यहाँ पर फुलफिल हो गया. ठीक है? क्योंकि हम स्पीच किस लिए देते हैं? ताकि हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सके हमारी लिसनिंग ऑडियंस के लिए. ठीक है? सेकेंड रीजन, टू इन्फ्लुएंस. टू इन्फ्लुएंस मीन्स यहाँ पर हमने जैसे कहा कि हम अपने ओपिनियन शेयर करते हैं. आपके ओपिनियन किसी और को जानने की क्या जरूरत है? अनलेस एंड अनटिल यू आर मोटिवेटिंग समवन टू डू समथिंग, मेरा ओपिनियन है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से पढ़ना चाहिए. ये ओपिनियन जान के आप क्या कर रहे हैं? ये ओपिनियन जान के आप इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे कि हाँ, हम इसको ट्राई करके देखते हैं, मैम ने बोला इस तरह करने के लिए, तो हो सकता है कि हमें पढ़ने में आसानी हो. दैट मीन्स कि व्हेन यू आर शेयरिंग योर ओन ओपिनियन, यू आर मोटिवेटिंग पीपल, यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू डू अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है? कुछ भी एक चीज करने के लिए यहाँ पर आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. ठीक है? So this is the second reason of the public speaking. The third is to entertain. While you are delivering a speech, आप यहाँ जब डिलीवर करते हैं स्पीच, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसमें जोक्स इंक्लूड करते हैं, जो उसमें स्टोरी इंक्लूड करते हैं, जो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इंक्लूड करते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं. ठीक है? या फिर कुछ स्लोगन्स या फिर कुछ मूवमेंट्स अपनी लाइफ के उसमें शेयर करते हैं. वो क्यों करते हैं? फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ योर ऑडियंस, सो दैट आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बना रहे. ठीक है? क्योंकि आप बहुत सारा डाटा अगर इंक्लूड करोगे उसमें, तो आपकी ऑडियंस कहीं ना कहीं जाके बोर हो जाएगी. तो यानी कि यहाँ पर स्पीच जो हम डिलीवर करते हैं, the three main reasons to do public speaking exist within one state or within one style of delivery, that is your speech. ठीक है? तो इसी वजह से हमारा जो रीजन है कि स्पीच जो होता है वो बहुत ही बेसिक वे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग. इसीलिए हम स्पीच को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग का फॉर्मेट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने ब्रिज बैचेस ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा, बट दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अटेंडेड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. एंड यही रीजन है कि आपको यहाँ पर म्यूट भी किया गया है, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो लोग हल्ला ना करें या परेशान ना करें मुझे. So first thing that you have to include in your public speaking or your speech, जब आप स्पीच देते हैं, तो आपने सुना होगा जब आपका इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे का स्पीच होता है, तो सबसे पहले चीज क्या करते हो? आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो. यानी कि आपका सबसे पहला पार्ट आएगा, दैट विल बी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. सेल्फ इंट्रोडक्शन इज योर फर्स्ट पार्ट दैट यू विल बी गिविंग हियर. सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद जब आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि आपके पास अभी बहुत कुछ है नहीं या फिर आप खुद को बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते, आप क्या बताओगे? अभी के लिए दो स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस क्लास, इफ यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच, योर इंट्रोडक्शन विल इंक्लूड योर नेम, योर बैच. ठीक है? एंड व्हाट थिंग्स यू कैन इंक्लूड, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर एंड व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट. ये सारी चीजें आप बोलोगे, राइट? कि माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस ब्रांच एंड आई विल like to tell my opinion or speak my views on this particular topic.
ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन में आता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक, ठीक है। Introduction of your topic includes a definition, stories, quotation, anything from which you can introduce your topic. For example, if I've given you the topic of demonetization, you will include the definition in that. Pollution is one of the topic where you will include the definition of that. Unemployment, ये सारे topics जो होते हैं यहाँ पर आप definition include जरूर करेंगे, because there are terminology in your topic. ये terminology है, ये terms हैं जिनके हो सकता है meaning जो है, जो basic meaning है या basic ideas हैं, वो misinterpret हो जाते हैं, लोग उन्हें गलत समझने लगते हैं या लोगों के दिमाग में अलग opinion form हो जाता है based on some other circumstances. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिक चीज से स्टार्ट करना है, यानी कि आपका जो टॉपिक है इसको इंट्रोड्यूस करते हुए यू हैव टू मूव अहेड एंड यू हैव टू कीप इट लाइक यू हैव टू इंट्रोड्यूस ऑल दोस थिंग्स। आपको पूरी अच्छी तरह से बताना है कि ये जो टॉपिक है इससे आप क्या समझते हैं, ये किस चीज में इंक्लूड होती है। नाउ देयर इज समथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन जो होता है, अगर आप लंबी स्पीचेस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग अ स्पीच फॉर हाफ एन आवर और यू कैन से 1 आवर, ठीक है। जब आवर्स में आपका ड्यूरेशन काउंट किया जा रहा है, दैट मीन्स आपका जो स्पीच है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। So if you want to include self-introduction and topic in that portion, your self-introduction and in your introduction of the topic, ये दोनों चीजें मिलाकर आपका 2 पैराग्राफ होना चाहिए। Only then you will be able to extend that much information, क्योंकि अगर आपको इतना लंबे एक्सटेंड तक बोलना है तो आपको अपने बारे में भी कुछ ब्रीफली बताना होगा, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो दिस पोर्शन, अगर आपका जैसे ड्यूरेशन अभी जो आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे, उन सभी स्पीचेस का ड्यूरेशन जो रहेगा वो 1 मिनट से 5 मिनट के बीच में रहेगा। So that is included in a short portion. तो यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक जो होगा वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में रहेगा। It will be included in your first paragraph, ठीक है। Now next thing यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में कई बार क्या होता है कि when you are standing in front of a large audience where people don't know you very well, वहाँ पर आपको आइस ब्रेकर्स की जरूरत होती है, या फिर ऑडियंस आपको पता लग रहा है ऑडियंस को देखते ही कि आपका जो ऑडियंस है वो सुनना नहीं चाहती है आपको, वहां पर आपको आइस ब्रेकर्स की जरूरत होती है। व्हाट डू यू मीन बाय आइस ब्रेकर्स? कैन एनीवन टेल मी? रेज योर हैंड इफ यू नो द टर्म। आइस ब्रेकर का नाम सुना है आपने? इफ यू एनीवन ऑफ यू नोज व्हाट द टर्म मीन्स, दैट यू कैन रेज योर हैंड। ऑलराइट, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। आइस ब्रेकर जो होता है, आइस ब्रेकर एक एक्टिविटी हो सकती है, आइस ब्रेकर एक स्टेटमेंट हो सकता है, आइस ब्रेकर एक स्टोरी हो सकता है, व्हाटएवर थिंग एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। ये चीज जो होती है, आइस ब्रेकर जो होता है वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। किसके बीच? एक आपके स्पीकर और आपकी ऑडियंस, इन दोनों के बीच, प्लस योर ऑडियंस इटसेल्फ। आपकी ऑडियंस ऑब्वियसली बहुत लार्ज ग्रुप में प्रेजेंट होगी, 12 लोग से 12,000 लोग, इन बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो उन सब के बीच में एक कनेक्शन बैठाने के लिए, प्लस आपका एज एन स्पीकर विद द ऑडियंस, आपका कनेक्शन भी यहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए आइस ब्रेकर का यूज किया जाता है। आइस ब्रेकर सेमिनार्स में जब आप जाएंगे, फेस टू फेस सेमिनार्स में, वहां पर आपका आइस ब्रेकर एक्टिविटीज का थ्रू होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं आपको। अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लोग आपस में कुछ एक्टिविटी करते हैं ताकि वो एक दूसरे के बारे में जान सके और एक दूसरे का एक टीम फॉर्मेशन हो सके, ताकि आप यहाँ पर टीम बिल्डिंग एबिलिटीज सीख सके, टीम बिल्डिंग स्किल्स सीख सके। आइस ब्रेकर, अगर आप एक बड़ी ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं तो आपका आइस ब्रेकर यहाँ पर स्टोरी के थ्रू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग डिमोनेटाइजेशन, यू कैन इंक्लूड अ शॉर्ट मूवमेंट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ व्हेन जब मान लीजिए कि आपका डिमोनेटाइजेशन के दौरान आपको जो परेशानी हुई, उनमें से एक मोमेंट आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं विद द स्टार्टिंग ऑफ योर इंट्रोडक्शन, which will break the ice, or you can say which will establish a relation or a connection between the speaker and the audience.
बिकॉज उस दौरान वो परेशानी से आपका हर एक सिटीजन यहाँ से गुजरा है, तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट योर सेल्फ विद देम। ठीक है, ऑलराइट। तो आइस ब्रेकर आपका ये स्टोरी हो गया। थर्ड थिंग जो आपका स्पीच में आप इंक्लूड कर सकते हैं, दैट विल बी योर क्वेश्चन। आप ओपन एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्लोज एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन एंड क्वेश्चन क्या होता है? प्लीज ट्राई टू मेक द नोट्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। ये बहुत को स्पीच के दौरान या किसी भी पब्लिक स्पीकिंग स्टाइल में इम्पोर्टेंट रहेंगी। जो आइस ब्रेकर होता है उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड राइट ऑल दोस थिंग्स सो दैट यू रिमेंबर, क्योंकि आप लोग तो नोट्स बनाएंगे नहीं। ऑलराइट, आइस ब्रेकर्स विल इंक्लूड योर स्टोरीज। ठीक है, सबसे पहले स्टोरीज आएगी। जो आप स्पीच में इंक्लूड कर सकते हो वो चीजें मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है, स्टोरीज हो सकता है, देन योर क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपके दो हो सकते हैं, ओपन एंड एंड क्लोज एंड। ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंड एंड क्लोज एंड। ओपन एंड और क्लोज एंड का मतलब क्या होता है कि ओपन एंड क्वेश्चन यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरह का आंसर आपकी ऑडियंस की तरफ से, वर्बल या नॉन वर्बल। ठीक है, आप हाथ खड़ा करने बोल रहे हैं कि रेज योर हैंड ऑल दोस स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, दैट मींस आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टूडेंट्स टू रेज देयर हैंड। तो ये ओपन एंड क्वेश्चन हो गया जहां पर आंसर पॉसिबल है। या फिर जैसे कि मैंने कहा, somebody who knows the definition of ice breaker, they can raise their hand. This is verbally you will be standing up in the class if you are present here, or if in the online class you will be unmuting yourself and you will be speaking the answer. यानी कि यहाँ पर जो verbal या non verbal तरीके से audience की तरफ से response आता है मेरे लिए, तो यहाँ पर आपका open end question कहलाता है ये। ठीक है, क्लोज एंड क्वेश्चन का मतलब जहां पर आप रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं? जिनका आंसर नहीं दिया जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग यू सम कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा जिसका आंसर मैं खुद बता रही हूँ या जिसका आंसर देना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है उसका आंसर बिना बताए। बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो ऑलरेडी आप बता चुके हो, आपके क्लास में पहले ही समझाया जा चुका है। क्लोज एंड का मतलब ही यही होता है कि जब जो स्पीकर है वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ऑडियंस से। ठीक है, इफ आई एम आस्किंग अ क्लोज एंड क्वेश्चन टू माय ऑडियंस, दैट मींस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर। या तो मैं आंसर खुद ही दूंगी उसका, या फिर आई एम जस्ट आस्किंग इट फॉर यू कैन से द ऑब्वियस रीजन। ठीक है, इसका बहुत ही ऑब्वियस आंसर होगा जो सबको पता होगा, जिसको मुझे भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट ओपन एंड एंड क्लोज एंड क्वेश्चन इज हियर। एंड ओपन एंड या क्लोज एंड दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर आइस ब्रेकर। ठीक है, आप आइस ब्रेकर के लिए यहाँ पर ओपन एंड क्वेश्चन, क्लोज एंड क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आपकी ऑडियंस में स्टैब्लिश करने के लिए, रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, कनेक्शन स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज योर कोटेशन। कोटेशन आपके होते हैं जो मोटिवेशनल कुछ चीजें जो होती हैं, जो आप बोलते हैं दैट बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन इफ यू वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट। ये सारी जो कोटेशंस होती हैं, तो ये सारी कोटेशंस भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अटेंशन आपका। ठीक है, if you are writing a speech on particular quotation, if you are writing a speech that involves any quotation that has been said by a famous personality, तो वो सारी चीजें quotations you can involve in your speech. And quotations एक ऐसी चीज है या स्टोरी एक ऐसी चीज है, ये जो आइस ब्रेकर्स होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि आपके एंडिंग में है। ये आइस ब्रेकर तब कहलाते हैं जब ये स्टार्टिंग में रहे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रहे तो तब ये आइस ब्रेकर्स कहलाते हैं। अदरवाइज ये सारी चीजें जो हैं ये अट्रैक्शन के लिए यूज होती हैं, आपके ऑडियंस की तरफ से कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज होती हैं। तो ये स्टोरीज इंक्लूड करना या क्वेश्चंस इंक्लूड करना या कोटेशंस इंक्लूड करना, यू कैन डू इट एनी पार्ट ऑफ द स्पीच। ये आप किसी भी पार्ट में कर सकते हैं। इफ दे आर यूज्ड at the starting of your speech, then specifically they are called ice breakers because they help establish your connection with your audience. ठीक है,
अगर आप इसे किसी अदर पार्ट में या फिर बॉडी ऑफ द स्पीच में कर रहे हैं या कंक्लूजन में कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वापस लाना चाहते हैं अपने ऑडियंस का, सो दैट दे कैन नो और यू कैन नो व्हाट ऑल थिंग्स यू आर डूइंग, यू आर एस्टैब्लिशिंग हियर, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड हियर, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो आई बिलीव कि आइस ब्रेकर आपका फिनिश हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड हियर, otherwise let's move ahead, and that is your second paragraph of your speech, that is including क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं यहाँ पर, that is your body of the speech। बॉडी ऑफ द स्पीच में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, व्हाट ऑल रिसर्च यू आर डूइंग, क्या क्या रिसर्च आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी ऑफ द स्पीच में इंक्लूड होती हैं। दैट इज डाटा, आपने जो रिसर्च किया है, ठीक है, वो सारी चीजों का जो डाटा और इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप यहाँ सेट करते हैं ताकि आप बॉडी ऑफ द स्पीच में उसे इंक्लूड कर सके, ठीक है। इसके अलावा क्या और इंक्लूड होता है आपका बॉडी ऑफ द स्पीच में, इसके अलावा आपका इंक्लूड होता है दैट इज योर यू कैन से एनी पाई चार्ट और डाटा और एनी स्टैटिस्टिकल डाटा, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं आपके body of the speech में। plus you can include the questions and your stories and quotations, ठीक है, ये सारी चीजें तो आप include कर ही सकते हैं। but let me do one thing, ये चीज तो है जो आपका डाटा और इंफॉर्मेशन रहता है, ये compressed डाटा होना चाहिए, कॉम्प्रेस्ड डाटा होना चाहिए। कॉम्प्रेस्ड डाटा का मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको टॉपिक पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले, जितनी सारी इंफॉर्मेशन मिले, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ इंक्लूड कर दे, ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो डाटा रहेगा वो कंप्रेस्ड रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको उसका जो भी आपने रिसर्च किया वो सारा डाटा लेकर आप उसको या तो एक पैराग्राफ में करके कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके एक पैराग्राफ में लिखेंगे, या फिर आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छाटेंगे जिसको आप अपने पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे। दिस शुड ओनली इंक्लूड इन वन पैराग्राफ। ये जो आपका बॉडी ऑफ द स्पीच है, इट शुड ओनली कंटेन वन पैराग्राफ, और यू कैन इंक्लूड टू इफ यू वांट टू गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। लास्ट इज योर, यू नो ऑल ऑफ यू व्हाट इज द एंडिंग ऑफ योर स्पीच, दैट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, दो चीजें आपको कंक्लूजन में इंक्लूड करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू इंक्लूड दोस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंक्लूजन फ्रॉम योर रिसर्च। कंक्लूजन फ्रॉम योर रिसर्च यानी कि ऊपर यहाँ आपने जो जो डाटा इंक्लूड किया, जो जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया, उसका कंक्लूजन क्या है। And the second is your own opinion or your own conclusion. ठीक है, आपका अपना ओपिनियन और कंक्लूजन क्या है, ये चीज भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है, ठीक है। These two things, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अलग रहे, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा साथ में रहे। यानी कि आपने जो भी डाटा रिसर्च करके यहाँ डाला, हो सकता है कि उसका जो कंक्लूजन निकल रहा है उससे आप अग्री नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका कंक्लूजन पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने ओपिनियन के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि आपका ओपिनियन इसके अगेंस्ट क्यों है। अगर आपका ओपिनियन साथ में है, मान लीजिए आपने जो भी रिसर्च किया आप उससे अग्री करते हैं उसके ओपिनियन से, तो आपका कंक्लूजन छोटा रहेगा, क्योंकि कंक्लूजन में पहली बात आप पहला सेंटेंस लिखेंगे टू कंक्लूड, यानी कि जो भी यहाँ पर रिसर्च डाटा है उसका कंक्लूजन क्या निकला। सेकेंड स्टेटमेंट वुड बी दैट आई अग्री ऑन दिस कंक्लूजन,
एंड वी शुड डू दिस। ठीक है, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लेना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कंक्लूजन पार्ट में इंक्लूड करेंगे। सो दिस विल बिकम योर सेकेंड पैराग्राफ। योर कंक्लूजन पार्ट विल बी योर सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी थर्ड पैराग्राफ। All right, so this is your structure of speech. कोई भी डाउट है अगर रिगार्डिंग एनीथिंग दैट आई हैव टॉट यू, यहाँ पर जो भी पढ़ाया उसमें रिगार्डिंग एनीथिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। चलिए नहीं है तो एक काम करते हैं, यहाँ आई एम गिविंग यू फ्यू ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ। यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द टॉपिक। कोई एक टॉपिक आप चूज करिए, क्योंकि यहाँ 2 बैचेस हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार समझा दे, ठीक है, आइस ब्रेकर आपका एक बार समझा देते हैं। बिफोर दैट लेट मी फिनिश द थिंग दैट आई वाज टेलिंग। रोहित, बच्चे स्पेसिफाई करिए क्या समझा दे फिर से। ठीक है, जस्ट बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग अगेन, तो मैं पूरा दोबारा नहीं समझा पाऊंगी। यू हैव टू गो अहेड विद दैट। आइस ब्रेकर में अगर आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आइस ब्रेकर होता है व्हेन इन द स्टार्टिंग ऑफ योर स्पीच, जब आप एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है, तो उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो चीज आप करते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई कोटेशन बोल रहे हैं, उन सभी चीजों को आइस ब्रेकर कहा जाता है। तो स्टोरी सुनाने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मैं डिमोनेटाइजेशन के ऊपर स्पीच लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक इंसिडेंट यहाँ पर बता सकती हूँ, एक स्टोरी, छोटा सा इंसिडेंट मैं स्टोरी की तरह सुना सकती हूँ कि जब मैं अपने पैसे बैंक में वापस करवाने गई या चेंज करवाने गई तो मेरे साथ क्या हुआ। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ओपन एंड एंड क्लोज एंड क्वेश्चन। ओपन एंड क्वेश्चन यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस क्वेश्चन का आंसर मुझे वर्बली या नॉन वर्बली यहाँ पर ऑडियंस से मिले। ठीक है, या तो वर्बल बोलकर ऑडियंस बताए मुझे, ठीक है, या फिर मुझे हैंड रेस करके या सर हिलाकर मुझे आंसर मिले। तो ओपन एंड क्वेश्चन जहाँ पर मैं आपका आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो क्लोज एंड क्वेश्चन जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप आंसर करें। क्यों नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ? क्योंकि या तो मैं आपको आंसर बताऊंगी या फिर आपका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, जो सबको पता है। कोटेशंस जो होते हैं, कोटेशंस मान लीजिए अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मोटिवेशनल स्पीच आप बोल रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई कोटेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ टू बी सक्सेसफुल, ये इस तरह के जो कोटेशंस हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इफ यू आर इंक्लूडिंग इट इन द स्टार्टिंग ऑफ योर स्पीच, इट इज कॉल्ड एन आइस ब्रेकर। Otherwise, these 3 things can also be included in the body part or the conclusion part. ठीक है। नाउ कंप्रेस डाटा का मतलब होता है कि जब आप ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आप यहाँ पर 5 घंटा भी उस पर स्पीच दे सकते हो, तो उतना ज्यादा स्पीच हमें चाहिए नहीं। हमारे पास टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 to 5 मिनट। 1 to 5 मिनट में हम यहाँ पर डाटा किस तरह कंप्रेस करके, यानी कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें खोजने हैं जो यहाँ पर हमें बताने के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो ऑडियंस है उन्हें सुनना जरूरी है, या फिर ऑडियंस को यही बातें जो है समझ में आएंगी, वो यही बात समझते हैं, उस बेसिस पे हम यहाँ पर डाटा जो है वो छांट कर एक पैराग्राफ बनाएंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेस डाटा। एनीबडी एल्स, एनी अदर डाउट? All right, so if you have no further doubts, then I'm going to go ahead and give you some topics. ठीक है, टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दे रही हूँ, ताकि आपको यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो टॉपिक्स में से तो आप मुझसे पूछ सकें। गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन जस्ट गो अहेड एंड, एक मिनट दीजिएगा, इसमें सर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कौन से टॉपिक्स हैं।
All right, let me just write down the questions here, sorry, the topics here. And ये टॉपिक जो है आपका, ये टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये टॉपिक मैंने बहुत ही इजी चूज किए हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज योर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली ये सारे इजी टॉपिक्स हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है या सेकंड टाइम दे रहा है, एंड रिमेंबर दोज स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड द ब्रिज क्लास, आई नो यू ऑल। तो ये मत, मेरे सामने तो ये बिल्कुल मत कहना कि मैम फर्स्ट बार अटेंड कर रहे हैं क्लास या फर्स्ट बार प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल हैव प्रेजेंटेड योर स्पीच। नाउ वाटर पॉल्यूशन एंड प्लास्टिक, यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक है वाटर पोल्यूशन इन प्लास्टिक, दैट मीन्स यू हैव टू स्पेसिफाई। यहाँ पर वाटर पोल्यूशन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर आपको काट छाट के उन चीजों के बारे में लिखना है जो ये बताती हैं कि प्लास्टिक से हमारे वाटर पोल्यूशन में, यानी कि प्लास्टिक से हमारा यहाँ जो पोल्यूशन है उससे वाटर है जो कैसे पोल्यूट हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर आपका होता है वो लेयर जो कि यहाँ पर आपका हार्मफुल रेज ऑफ सन से हमें प्रोटेक्ट करता है, उसे ओजोन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन यानी कि खराब होना या फिर उसका उसमें उसकी क्वालिटी में गिरावट आने को डिप्लीशन कहते हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है वो हमारा खराब होते जा रहा है, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेज यहाँ पर अंदर आ रही हैं। उसके क्या रीजंस है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं हम पर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में। Okay, next topic would be yes, ozone layer depletion, water pollution, plastic. Yes. Are we okay? ये टॉपिक है आर वी एडिक्टेड टू प्लास्टिक, दैट मीन्स आपको यहाँ पर बताना है कि क्या हम यहाँ पर, क्या ये इंसान जो है हम यहाँ पर प्लास्टिक के आदी हो गए हैं, हमें आदत लग गई है प्लास्टिक यूज करने की, लत लग गई है प्लास्टिक यूज करने की। ये चीज आपको बतानी है कि आपका जो एडिक्शन है, क्या हम ह्यूमंस जो हैं वो एडिक्टेड हो गए हैं प्लास्टिक से, और अगर एडिक्टेड हो गए हैं तो हमें क्या ये चीज अच्छी है, अगर नहीं अच्छी है तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Now, next topic would be deforestation. Deforestation का मतलब होता है पेड़ों को काटने का जो प्रोसीजर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जंगल जो है वो गायब हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट गायब कर देने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। व्हाट ऑल थिंग्स, यस, स्टूडेंट्स से रिलेटेड टॉपिक हम लिख सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको ये पता होगा कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डू योर एग्जाम रिजल्ट डिटरमाइन योर फ्यूचर, यानी कि आप जो एग्जाम देते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, क्या वो फ्यूचर आपका डिटरमाइन करता है और क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, लेट मी फाइंड आउट मोर क्वेश्चंस हियर। ओके, what ये एक क्वेश्चन है कि हम इंसानों पर एक्सरसाइज करने का क्या इफेक्ट होता है। दिस कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन दिस फॉर्मेट, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स का जो लर्निंग एबिलिटी है, स्टूडेंट्स जो चीजें याद रख सकते हैं
उन सभी चीजों में एक्सरसाइज हेल्प करता है या नहीं करता है, ये चीज आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। Yes, I will give you the topics. Do not suggest topics. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. I have to exclude something from this thing. Resolution. How will this? Yes. Okay. Next question. Next topic can be your and your topic, another one would be knowledge is power. These are your 10 topics and you have to include, you have to select one of them. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अटेंडेंस बहुत सारा है तो मैं कितना भी आपको दूंगी तो कम ही पड़ेगा. So you have to select one of these topics and you have to present your speech and try to remain neutral as you present your opinion. And जिसको दिक्कत आ रही है वो मैं बता दूं कि किस तरह आप यहाँ पर present कर सकते हैं. These are the 10 topics. You can include that. यहाँ पर yes, जो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो भी यहाँ पर टॉपिक मिल रहा है, you can include that with a life story, with the connection that you can find in your life. वो सारी चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. No matter what, you will always be able to connect your own life with every topic that I'm going to give you for the speech. ऐसा कोई टॉपिक नहीं है स्पीच के लिए जो आपकी लाइफ से इंक्लूडेड नहीं रहेगा. ठीक है, you can use real life examples, you can use whatever way you like. एंड अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में क्या बता रहे हैं मैंने बता दिया. आपका नाम, आपका बैच एंड व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू से. स्पीच अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक. इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक में क्या होगा? फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन हो सकता है. ठीक है, उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक में आएगी. इफ यू इंक्लूड दीज थिंग्स, स्टोरीज आप इंक्लूड कर सकते हैं. डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस स्टोरी को आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. ओपन एंड क्लोज इन क्वेश्चन, यानी कि आप पूछ सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि क्या आपको लगता है कि डिफॉरेस्टेशन सही है या फिर पेड़ों को काट कर हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, ये चीज सही है या नहीं है. ये सारी क्वेश्चन आप इंक्लूड कर सकते हैं. कोटेशंस यू कैन इंक्लूड दैट for example there are few greenery kind of greenery से related कुछ quotations आपको मिल जाएंगे. Google पे आप search कर सकते हैं. You can search all those things and include that portion in your speech with the help of your own words. आप खुद के words में उसे describe करेंगे. वहाँ पर बॉडी ऑफ द स्पीच में आप डाटा कलेक्ट करेंगे. डिफॉरेस्टेशन कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, क्या असर पड़ा है उस पर डिफॉरेस्टेशन का उस पर्टिकुलर एरिया पे, ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, ग्रीनरी का जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है डिफॉरेस्टेशन का. ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे. लास्ट इज योर कंक्लूजन, यानी कि आपने जो भी डाटा यहाँ पर बताया उससे आपने क्या सीखा, उससे आपने क्या कंक्लूड किया, क्या निष्कर्ष निकला आपका कि डिफॉरेस्टेशन सही है नहीं है. अगर नहीं सही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर सही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए. ये सारी चीजें आप यहाँ पर कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च में लिखेंगे. अपना ओपिनियन आप इंक्लूड करेंगे दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, नाउ इज देयर एनी स्पेसिफिक डाउट? अब कोई डाउट है किसी को? Is there any specific doubt from your side? चलिए, नहीं है डाउट तो डू वन थिंग. यहाँ पर आपका अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा है तो आप यहाँ पर एक साथ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. तो डू वन थिंग, आप लिख के रखिएगा. ठीक है, एंड यू कैन डू वन थिंग. नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मेरा यहाँ पर क्लासेस होता है पाटलिपुत्रा में. तो यू कैन डू वन थिंग, आप एक पेपर में लिख कर उसे
मुझे सबमिट कर सकते हैं, स्टाफ रूम में आके आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा। आई विल नो दो, आप नाम रोल नंबर के साथ, काम रोल नंबर बैच के साथ आप एक पेपर में वो स्पीच लिख के मुझे सबमिट करिएगा। आई विल डू द करेक्शन एंड वन बाय वन आई विल गिव यू एडवाइस हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रिटन फॉर्मेट। पहले आप कैसे इम्प्रूव करेंगे वो चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी। उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको करेक्शन करते करते देती जाऊंगी वैसे वैसे आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके उसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? Is there any doubt? Is there any doubt from your side? चलिए डाउट नहीं है तो let's end this session here and don't worry, I will yes, राकेश। मैम अटेंडेंस के रिगार्डिंग डाउट था। बच्चे अटेंडेंस का जो भी प्रॉब्लम है यू कैन कम इन द स्टाफ रूम एंड विल डिस्कस। ठीक है, वो प्रॉब्लम जो थी सॉर्ट आउट हो गई है, अगर नहीं हुई है तो देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, वी विल डिस्कस इट इन द स्टाफ रूम। ठीक है? ओके मैम। यस, एनीबॉडी एल्स? और किसी का कोई डाउट? चलिए डाउट नहीं है तो I have taken the attendance here and we will discuss that further in the next class. And next class होने से पहले मेरे पास कम से कम इतने स्पीच आने चाहिए करेक्शन के लिए, so that I can give you advice and you can prepare for the presentation. ठीक है? Okay. And one more question. आपका फर्स्ट हाफ में होता है क्लासेस ऑफलाइन या फिर सेकेंड हाफ में, या मॉर्निंग टू आफ्टरनून या आफ्टरनून टू इवनिंग होता है आपका सेशन? सेकेंड हाफ में। चलिए सेकेंड हाफ में होता है देन इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि सेकेंड हाफ में मेरी क्लासेस कम है। ठीक है, तो मैं आपको शायद हो सकता है कि करेक्शन करके कम से कम मैं 5 से 6 स्टूडेंट को दे पाऊंगी। देन you will be able to practice it at home and to in the next class, that is your class on Wednesday, you will be able to present it. ठीक है? चलिए लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड दो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर लिख के देंगे मुझे, दे कैन सबमिट इन द स्टाफ रूम। मैं कोई भी टीचर को बोल के जाऊंगी जो स्टाफ रूम में रहेगा कि वो आपको कलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं नहीं भी हूँ तो आप किसी को भी यहाँ पे सबमिट कर देंगे दैट इट वाज द असाइनमेंट फ्रॉम आकांक्षा मैम। ठीक है? ऑलराइट।